Dear students, as you know, in our previous videos we have covered present tense. So in present tense, first one was present indefinite, second one was present continuous, third one was present perfect tense, and fourth one was present perfect continuous tense. So in today's video we will cover fifth one, that is past indefinite tense. So in past indefinite tense, first of all we will understand identification of past indefinite tense. Means पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको पहचान करने के लिए पास्ट इंडेफिनेट की जो सेंटेंसेस होते हैं, मीन्स उन सेंटेंसेस के अंदर आपको जो ये वर्ड्स दिए गए हैं ये वर्ड्स फाइंड करने हैं। यदि आप किसी भी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स मिल जाते हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इजीली हम कह सकते हैं उस सेंटेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ है। तो ये वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, last month. So students, in English sentences, if you are able to find these words, then easily you can say that past indefinite tense is there. So if you talk, students, आप यदि हिंदी के sentences के अंदर past indefinite tense को देखना चाहते हैं, फिर पता करना चाहते हैं हिंदी के किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी वाक्य के अंदर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लेटर्स होते हैं आ, ए, ई, ये आपको हिंदी के सेंटेंस में फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना बचपन गोवा में बिताया, तो सबसे लास्ट में जो वर्ड दिया गया उसके अंदर ये लेटर देखना में आ, ए, ई, जो कि वोवल्स होते हैं हिंदी के अंदर, तो सबसे लास्ट में आपको आ मिल जाएगा इस सेंटेंस के अंदर। तो इजीली आप कह सकते हैं कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट यूज करना है। वो क्या है? आई, बिताया। बिताया के लिए जो वर्ब होती है व्यतीत करना है, बिताना, उसके लिए क्या होती है? स्पेंड। बट हियर वी हैव यूज स्पेंट, सो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसा कि मैंने बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म यूज की जाती है वर्ब की, तो इसमें आएगा स्पेंट माय चाइल्डहुड इन गोवा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। Dear students, now we will understand the formation of past indefinite tense. Means past indefinite tense के अंदर जो different टाइप्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल्स फैमिली, जो सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं उनके अंदर पास्ट इंडेफिनेट की जो फॉर्मेशन होती है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, मीन्स जो सकारात्मक वाक्य होते हैं जिसमें पॉजिटिव सेंस होती है, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, जो टेबल बताई थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, जिसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की टेबल की थी, उसमें मैंने पहले बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड। तो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के लिए यूज किया जाता है डिड हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें एक समझने की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो क्या है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, जो फर्स्ट वन सेंटेंस है सिर्फ इसको रहने दीजिए, जो सबसे पहला सेंटेंस है। उसके बाद जितने भी जो टाइप्स हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल्स फैमिली, सभी में आप देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, लेकिन सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आपको यूज करना है। उसके बाद बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसके अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जितनी भी आप फॉर्मेशन देखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर, तो उसमें ध्यान रखना जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले यूज की जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखना है जो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको वो एज इट इज लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद, मींस जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल हैव टू प्लेस नोट, मींस आपको नोट लगाना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, यदि आप नेगेटिव इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं तो। और सबसे लास्ट में डबल्स फैमिली में क्या होता है,
जो इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है उससे जस्ट पहले हमें WH वर्ड का यूज करना होता है। WH वर्ड सभी को पता है, वट, वाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, ये हमारे WH वर्ड होते हैं, जो क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं। जो क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उन्हें हम WH वर्ड कहते हैं, जो W और H से स्टार्ट होते हैं। हाउ, हाउ मेनी। उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में WH वर्ड यूज करना है, उसके जस्ट बाद जो फॉर्मेशन दी हुई है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है। और जो ये फॉर्मेशन होती है WH फैमिली की फॉर्मेशन, आप किसी भी सेंटेंस के टाइप के अंदर देखेंगे, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का, फ्यूचर का हो, तो सबसे पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद जो फॉर्मेशन लिखी होती है वो सिंपली जो थर्ड नंबर पे आती है, जो हमारी इंटेरोगेटिव की है। तो आप जो इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन है उसी से नेगेटिव इंटेरोगेटिव और उसी से WH फैमिली की जो फॉर्मेशन है वो बना सकते हो। So students, this is the formation of past indefinite tense. Students, now we will cover the first rule of past tense. So as you know, in present tense we have covered three rules. So this is the first rule of past tense, and what the rule says, in this rule, if these words are used in the initial or in the beginning of any sentence, then we will use past indefinite tense in that particular sentence. मान लीजिए किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर आपको इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद या तो आपको इट इज टाइम मिलेगा किसी भी सेंटेंस के अंदर, या फिर इट इज अबाउट टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम। उसके जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। यदि उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इट इज अबाउट टाइम दे, तो दे इसमें क्या है, सब्जेक्ट है जो किसी भी काम को करने वाला, मेन डूअर इज दे, टुक देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। सो इट इज अबाउट टाइम, मैंने बताया आपको सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स फाइंड करने हैं, उसके जस्ट बाद हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके बाद आप देख सकते हैं जो सेकंड फॉर्म है टेक, टुक, टेकन, तो सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म कौन से टेंस के अंदर यूज की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर और किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमारे इन वर्ड्स के बाद आता है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। सेकंड एग्जांपल, इट इज टाइम वी रिनोवेटेड आवर हाउस। इट इज टाइम, इट इज टाइम के जस्ट बाद सब्जेक्ट वी जो मेन डूअर है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रिनोवेटेड आवर हाउस। सर ये बात तो ठीक है कि आप कह रहे हो कि इन वर्ड्स के बाद सब्जेक्ट आता है तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। सर मान लीजिए जो ये वर्ड्स हैं इनके बाद सब्जेक्ट है ही नहीं, मींस इन द एब्सेंस ऑफ सब्जेक्ट, देन व्हाट विल यू डू। मान लीजिए आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर ये सब्जेक्ट ही ना दिया गया हो तो क्या करना है, तो सिंपली आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, जो कि हमारा इंफिनिटिव है। मींस इट इज टाइम टू प्ले, इट इज टाइम टू गो, इट इज हाई टाइम टू प्ले, इट इज हाई टाइम टू प्ले, इट इज हाई टाइम टू गो, इट इज हाई टाइम टू विजिट। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर हमें सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, इन वर्ड्स के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, टू गो, टू प्ले, टू स्विम। So this is the first rule of past indefinite tense. Students, now we will start our next part, that is past continuous tense. So in this tense, first of all we will understand the identification. So if you are able to find these words at this time, and particularly time will be related to past tense, means आप किसी भी sentence के अंदर ये words पता कर लेते हैं या फिर ढूंढ लेते हैं एट दिस टाइम, और वो टाइम भी पर्टिकुलरली पास्ट से रिलेटेड हो, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। बात करें हम हिंदी के सेंटेंसेस की, रहा था, रही थी, रहे थे, आपको ये हिंदी के वर्ड्स किसी भी सेंटेंस के अंदर मिल जाते हैं, तो जनरली उसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, मीना अपने कमरे में सो रही थी, रही थी, तो आप इजीली कह सकते हैं कि इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है।
If you will try to transform the sentence, then Meena was sleeping in her room. Was were plus fourth form. So sleeping first form plus ing, that is fourth form. And was or were helping verb of past continuous tense. So simply this is the identification of past continuous tense. स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट इंडेफिनेट की फॉर्मेशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल यूज किया था, आई स्पेंट माई चाइल्डहुड इन गोवा, मीन्स मैंने गोवा में अपना बचपन व्यतीत किया। तो आपने एक बात नोटिस की हो स्टूडेंट, स्पेंट जो कि सेकंड फॉर्म है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जो टेबल बनाई थी उसमें देखा था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो टेबल बनाई थी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर सेकंड फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। नेगेटिव की बात करें, मैंने अपना बचपन गोवा में व्यतीत नहीं किया, नहीं बिताया। तो नेगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डिड। नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, सभी के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है डिड। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर स्टूडेंट्स जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सिर्फ डिड ही यूज की जाती है। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज सिंगुलर और प्लूरल के साथ अलग अलग यूज की जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। क्या मैंने अपना बचपन गोवा में व्यतीत नहीं किया, गोवा में नहीं बिताया? तो सबसे पहले हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है डिड आई स्पेंड माई चाइल्डहुड इन गोवा। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें, क्या मैंने अपना बचपन गोवा में नहीं बिताया? डिड आई नॉट स्पेंड माई चाइल्डहुड इन गोवा। इन डब्ल्यूएच फैमिली केस स्टार्टिंग हमें करनी है डब्ल्यूएच वर्ड से। मैंने अपना बचपन कहां बिताया? वेयर डिड आई स्पेंड माई चाइल्डहुड। स्टूडेंट्स, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमें देखना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली केस के अंदर। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो टास्क हमारे पास करने के लिए इनके बीच में हमें कोरिलेशन और डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को देखना है डिड, डिड, डिड। नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट यूज करना है, बाकी जो फॉर्मेशन है सेम इंटरोगेटिव की तरह। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है सेम एज इट इज लिख लीजिए और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट प्लेस करना है। आपको नोट लिखना है यहां पर नेगेटिव इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन के अंदर। और सबसे लास्ट में जो डब्ल्यूएच फैमिली की सिचुएशन है उसके अंदर क्या करना है आपको? इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन लिख लीजिए सबसे लास्ट में और उससे जस्ट पहले आपको क्या करना है? डब्ल्यूएच वर्ड प्लेस करना है, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड जो क्वेश्चन में दिया गया है। So students, these are the formations of past indefinite tense. Students, now we will understand the formation of past continuous tense. So in the formation of past continuous tense, in the starting we will cover affirmative sentence, means past continuous tense के अंदर जो affirmative sentences होते हैं, जो simple sentences होते हैं, उनके अंदर हमें formation को कैसे देखना होता है। सबसे पहले हम affirmative sentence के अंदर सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जो होती है हमारी वोज और वर। तो जैसा कि आपको पता है वोज किसके साथ यूज किया जाता है? जब सब्जेक्ट सिमिलर होता है। तो स्टूडेंट्स, वर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है जब सब्जेक्ट प्लूरल की फॉर्म में होता है, एक वचन और बहुवचन। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। After fourth form of verb, we will use object in the last. If we talk about negative sentence, तो negative sentence के अंदर हम सबसे पहले subject का यूज करते हैं, उसके बाद helping verb जो कि हमारी was और were है, उसके जस्ट बाद हमें not का यूज करना है और फिर fourth form of verb और सबसे लास्ट में object का यूज करना है। In interrogative sentence, helping verb will be in the initial, means जैसा कि मैंने पहले बताया था आपसे, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब हमारी है वोज और वर। उसके जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले
वॉज और वो हेल्पिंग वर्ब, उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट. Students, you will have to notice one thing. You will use note just after subject. जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, नेगेटिव इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस में आपको नोट यूज करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद. और इस फॉर्मेशन में हमें कुछ नहीं करना. जो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है उसे एज इट इज लिखना है और उसके अंदर सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करना है और कुछ नहीं होता इस फॉर्मेशन के अंदर. और सबसे लास्ट के अंदर WH फैमिली वाले सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, जो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है उसके जस्ट पहले हमें क्या ऐड करना है, WH वर्ड को ऐड करना है. तो हमारी WH फैमिली की फॉर्मेशन बन जाती है. सो इन WH फैमिली, इन द स्टार्टिंग WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इन द लास्ट ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट्स, जो ये तीनों फॉर्मेशन होती है जो सबसे लास्ट की होती है, इनके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले वाली फॉर्मेशन बनाने के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट ऐड करने पर क्या बन जाती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मेशन बन जाती है. और इसी फॉर्मेशन के अंदर, इंटरोगेटिव वाली फॉर्मेशन के अंदर हम सबसे पहले सिर्फ WH वर्ड का यूज करते हैं. WH वर्ड सभी को पता है, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, हु, whom, whose. So students, these are the formations for past continuous tense. जितनी भी हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर फॉर्मेशंस पढ़ी है अभी तक, अब हम उनको एक सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, मीना वो स्लीपिंग इन अ रूम, मीना अपने कमरे में सो रही थी. सो दिस इज द सिंपल सेंटेंस, मीना वो स्लीपिंग इन अ रूम. इफ यू ट्राई टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, मींस हम इस सेंटेंस को नेगेटिव के अंदर चेंज करने की कोशिश करते हैं. मीना अपने कमरे में नहीं सो रही थी. तो सबसे पहले सब्जेक्ट मीना, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वोज, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है वर, जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है. तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें यूज करना है नोट, क्योंकि नेगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर हमें नोट यूज करना है और वो यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद. उसके बाद हमें यूज करना है फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म क्या है, स्लिप, स्लीपिंग. स्लिप की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, स्लीपिंग होती है, ING फॉर्म, इन हर रूम. तो मीना, इसके अंदर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करना होता है. इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज की जाती है. उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होता है, सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट. नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना होता है. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नोट के बीच में आता है. उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. और सबसे लास्ट में हम बात करें WH फैमिली की, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड का यूज करना होता है. उसके बाद हमें फॉर्मेशन देखनी होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की. जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. तो मीना कहां सो रही थी, सो वेयर वाज मीना स्लीपिंग. सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और WH फैमिली के जो सेंटेंसेस है उनके अंदर जो वाज हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो सबसे पहले यूज की जाती है और WH फैमिली वाले सेंटेंस के अंदर WH वर्ड के बाद यूज की जाती है. सो दीज आर द फॉर्मेशंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Students, now we will learn the second rule of past tense. So in the second rule of past tense, if you are able to find these verbs in a particular sentence, means आप किसी भी सेंटेंस के अंदर get, grow और become, जो ये verbs होती हैं इनको आप ढूंढ लेते हैं और इन verbs का यूज भी उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज के लिए यूज किया जाता है. मीन्स जो धीरे धीरे जो कटौती और बढ़ोतरी की जाती है, मीन्स धीरे धीरे किसी भी प्रोसेस के अंदर कमी आती है या फिर उसके अंदर बढ़ोतरी की जाती है, तो इसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. सो वी विल लुक थ्रू एन एग्जांपल. फर्स्ट वन इज इट वाज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे. मींस इट वाज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे. सो कोल्डर,
colder. And the another thing you will have to take care of this, that is in these sentences comparative degree will be used. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो ये सेंटेंसेज होते हैं इनके अंदर कंपैरेटिव डिग्री भी होती है, कोल्डर एंड कोल्डर, लार्जर एंड लार्जर. सो इन फर्स्ट एग्जांपल इट वाज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाय डे. सो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज. तो जैसे हम देखते हैं कि जो ठंड है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी दिन प्रतिदिन, तो अचानक से तो ठंड नहीं बढ़ी, धीरे धीरे ठंड बढ़ी है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ है. यदि हम सेकंड सेंटेंस की बात करें, दैट ट्री वाज ग्रोइंग, मींस उस ट्री के अंदर ग्रोथ हो रही थी. लार्जर एंड लार्जर, जो उसकी ग्रोथ थी वो बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो ट्री बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि सभी को पता है जो ट्री के अंदर ग्रोथ होती है वो एक दिन में नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है. तो याद रखना स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर इन वर्ब्स का यूज किया जाता है, गेट, ग्रो और बिकम, और वो भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है जो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज के लिए किया जाता है, तो उस केस के अंदर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.